हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो अच्छे से कर पाया होगा क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी थी एंड बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो किस किस ने होमवर्क किया है कमेंट करके बताओ जल्दी। किस किस ने कमेंट तो सारी कर लेंगे, ईमानदारी से कमेंट करना है, ऐसे नहीं टाइप कर दिया कुछ भी यस यस यस। जिसने नहीं किया बोलो नो, क्यों नहीं किया उसका रीजन लिखो क्यों नहीं किया। यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके ठीक है, जिसने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया बहुत बढ़िया। आज हम उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं लेट्स सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कुछ बच्चों को यही नहीं पता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता डिफरेंस का मतलब क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मीन्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबरों के बीच में जो अंतर है वो 26 है। तो डिफरेंस का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। तो मैंने एक नंबर को तो x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 26। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने लिख दिया। एंड वन नंबर, एक जो नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो x है वो हमारे y के 3 गुना है, तो x इक्वल टू 3y। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। जो हमारा x है वो y के 3 गुना है, मतलब x बड़ा नंबर है। ठीक है, तो फाइंड दैम, मतलब आपको x और y फाइंड करना है। तो कैसे करना है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते थे, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, दूसरे में पुट करते थे। बट अगर आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो तो ऑलरेडी उन्होंने निकाल के दे रखा है कि x किसके बराबर है, 3y के बराबर है। तो x की जगह 3y पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, वहां से कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्या पुट करना है, x की जगह 3y। तो लिख दो x की जगह 3y। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। y की वैल्यू आ जाएगी 13, मतलब जो एक नंबर है वो 13 आ गया। अब इस 13 को कहीं पुट कर दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देते, ईजी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो मैं यही कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 13, मैंने y की जगह 13 पुट कर दिया, तो इट इज़ 39। तो जो x का आंसर है वो आपका आ गया 39। तो एक नंबर 13, एक नंबर 39। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सोचो आपने 6th या 5th क्लास में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है ना। बड़ा इतनी तेज कंटाप पड़ेगा, 90 डिग्री इनका सम होता है, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो मैं दो एंगल मान लेता हूँ, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। अगर x एंड y सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, एम आई राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। मतलब वो कह रहा है कि दो एंगल है, तो एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है। एक्सीड मतलब बड़ा, तो एक एंगल दूसरे एंगल से 18 बड़ा है। मतलब अगर आप दोनों एंगल को घटाओगे तो 18 आंसर आना चाहिए। दोनों एंगल के बीच में अंतर जो है वो 18 है, तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 18, है ना। जब कोई चीज़ किसी से इतनी बड़ी है तो जब घटाओगे तो उतना नहीं आएगा ना। एक नंबर दूसरे नंबर से 18 बड़ा है, तो दोनों घटाओगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा आंसर।
ओके या अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू पहली इक्वेशन निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो हमने y को इधर भेज दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x की जगह मैं 180 माइनस वाई पुट कर देता हूँ। 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 माइनस वाई, सो इट इज माइनस 2y। तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 80। अब 2y को मैं इधर ले जाता हूँ और 18 को इधर ले जाता हूँ, तो 18 माइनस हो जाएगा और 2y माइनस में था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 180 माइनस 18 इज 162 इक्वल टू 2y। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 81 डिग्री। तो एक तो एंगल आ गया 81 डिग्री। अब y आ गया, x कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने x की वैल्यू निकाली था ना यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं यहीं पुट कर देता हूँ, सीधे x आ जाएगा। तो 180 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो ये हो गया 180 माइनस 81, तो ये हो गया 99 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एंगल निकालना है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। एंड गलतियाँ कहाँ होती हैं, आप स्टार्टिंग से करते हो पढ़ना और एंड तक पढ़ते हो पूरा एक बार में, कैसे समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। आप स्टार्ट करते हो 3-4 लाइन का पैराग्राफ एक बार में पढ़ डालते हो और फिर देखते हो, फिर कैसे करना, फिर बोलते सर समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश हाई फाई आनी चाहिए, आपको वर्ड समझ में आने चाहिए ना, एक्सीड, सप्लीमेंट्री, तो जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में आना चाहिए बस। आपको सप्लीमेंट्री समझ में आ गया, मतलब 2 एंगल सब 180 डिग्री है, वो आपने बस सप्लीमेंट्री से ही समझ लिया। एक्सीड समझ में आ गया, मतलब एक एंगल दूसरे से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उसके बाद लिखा 18, तो 18 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब बच्चे क्या पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ गलतियाँ कहाँ होती हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सर एक एंगल 18 डिग्री है, एक्सीड ही नहीं पढ़ते, एक्सीड गायब कर देते, एक्सीड का मतलब ही समझते, वो 18 डिग्री पढ़ते हैं। सर एक एंगल तो 18 डिग्री है, दूसरा कैसे निकालेंगे। अब दूसरा भी आप भी बता दो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे नहीं पढ़ना है ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। तो यहाँ बैट और बॉल की बात की जा रही है, तो हम बैट की कॉस्ट मान लेंगे और बॉल की कॉस्ट मान लेंगे, सिंपल सी बात है कि कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज 3800, सॉरी what I am writing, is x rupees, ओके। ये तो बैट की कॉस्ट हो गई, लिख लेना। बाकी बॉल की जो कॉस्ट है वो लेट y रुपीज़ है। अब उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे। एक बैट कितने रुपए का, एक बैट x रुपए का मिल रहा है, तो 7 बैट 7x रुपए के मिलेंगे। इसी तरीके 6 बॉल 6y रुपीज़ की मिलेंगी, क्योंकि एक बॉल y रुपीज़ की है, इज इक्वल टू 3800। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि हमने बैट की कॉस्ट निकाल ली, टोटल हमारी 6 बॉल की कॉस्ट निकाल ली, ये पूरी कॉस्ट मिला के 3800 रुपये बराबर है। लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो फिर बाद में उसने 3 बैट खरीदे, तो 3x, और 5 बॉल खरीदी 5/, इक्वल टू 1750। तो बन गई दूसरी इक्वेशन। करना क्या है, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू हो गई फर्स्ट इक्वेशन 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू को निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहले मैं दूसरी इक्वेशन सही से लिख लेता हूँ, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। एम आई राइट, 1750 है, 1750 ओके। अब मैं x की जगह पुट करूँगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इक्वल प्लस 5y इक्वल टू 1750।
एम आई राइट। हम क्या करेंगे 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 0 4 11 0 0 3 8 24 2 कैरी 11 ओके 3 6 18y ओके अपॉन 7 डिनोमिनेटर तो है 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है उसका डिनोमिनेटर 7 है, सो वी शुड टेक द एलसीएम। तो एलसीएम लेने की मैंने ट्रिक बताई थी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की इन दोनों से कर दो, 7 की इन दोनों से कर दे एंड इन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे 1 की इन दोनों से करेंगे तो सेम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 5 से करेंगे 35y आ जाएगा एंड बीच में प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की कर देंगे तो 7 बन जा 7 इक्वल टू 1756। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 की मल्टीप्लाई 1756 से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 11400 35y माइनस 18y तो प्लस का 17y बचेगा और इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा चेक करो 1756 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ जाएगा 12292 12292। अब इस नंबर को ले जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 17y इज इक्वल टू 12292 माइनस 11400 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 892। अब इसको 17 से डिवाइड करना है तो 17 से जब आप डिवाइड करोगे 892 डिवाइड बाई 17, कहीं गलती हुई है क्या? y मेरा आ रहा है y 552.4 रुपीज़। चेक करो कहाँ गलती हुई है और आंसर अगर सही है मैच करो एनसीईआरटी, अगर आंसर सही है तो कमेंट करो सर सही है, और अगर कहीं गलती हुई है तो अब ये आपको ढूंढने की मैंने गलती कहाँ की है, प्रोसेस यही है। उसके बाद जो y की वैल्यू आएगी उसको आप इसमें पुट कर देना, इस वाली इक्वेशन में x की, इसमें y की जगह पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। बट पहले चेक करो कि मैंने कहाँ गलती की है, अब ये आपका काम है, ठीक है। आपको काफ़ी होशियार कर दिया, अब इतना काम मुझे करके दिखाओ, जान जाऊँगा, डू इट। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो पहले फर्स्ट लाइन का मतलब समझो कि जो टैक्सी एक सिटी में चार्ज कर रही है उसमें एक थोड़ा सा तो फिक्स चार्ज है, मतलब जैसे आप इतना चले तो इसके लिए तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितना चलोगे उसके बाद फिर चार्ज लगेगा किलोमीटर के हिसाब से। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो कोई 10 किलोमीटर चला है बंदा, तो उसका जो चार्ज लगा है वो 105 किलोमीटर लगा है, 105 रुपीज़ लगा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कोई पर्सन 15 किलोमीटर चला है तो उसका चार्ज लगा है 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। तो चार्जेस पर किलोमीटर तो लग ही रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट का भी है, जैसे आप जैसे टैक्स मान लो फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना भी चलो उतना रुपए आपको देना ही पड़ेगा। तो पहले हम उसको एक्स मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। फिर एक चार्ज है जो किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, आप जितना चल रहे हो, तो लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई रुपीज़। तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़। अब जो पहला पर्सन है वो 10 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर कितने रुपए हैं, 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर होगा 10y, लेकिन उसे x भी देना पड़ेगा, वो तो फिक्स चार्ज है ही, तो x भी देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट 105 के बराबर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एक बंदा है वो 15 किलोमीटर चला है, तो 15y ये तो देना ही पड़ेगा, और साथ में एक x है रुपए, वो भी देने ही पड़ेंगे उसको। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पटकेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो x की वैल्यू आ जाएगी 10y को उधर भेज देंगे, तो 105 माइनस 10y है ना बच्चों, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3।
क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 15y प्लस x इक्वल टू 155। तो हमारी जो x की वैल्यू आई थी 105 माइनस 10y वो उसमें पुट कर देंगे। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 105 माइनस 10y इक्वल टू 155। ये हमने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। अब 15y माइनस 10y तो सबको पता होता है 5y हो जाता है। 105 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 50। 5 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये तो वो चार्ज है 1 किलोमीटर के, मतलब 1 किलोमीटर कितने रुपए लग रहे हैं, 1 किलोमीटर के 10 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपए, 10। सही ले रहा है, रैपिडो वगैरह भी इतने ही लेते हैं, 7-8 रुपये 10 रुपये इतने ही लगता है। सही ले रहा है बंदा कोई ठग नहीं रहा है, लेकिन वो फिक्स चार्ज भी ले रहा है। तो वो तो आप किसी ऐप से बुकिंग करोगे उसमें भी फिक्स लगेगा ही, मतलब ठीक है। चलो तो y की वैल्यू को उसमें पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी जो है वो थी 105 माइनस 10y। तो आप जो y की वैल्यू है वो उसमें पुट कर दो, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया 100, और 105 में से 100 घटाओगे तो 5 रुपये तो बचे। तो इतना तो बंदा ले गई ना बेचारा मेहनत का, ठीक है। ये तो ये हो गया पर किलोमीटर चार्ज। लिख देना एंड में स्टेशन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट। एंड में स्टेटमेंट लिख देना, चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज एंड द फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज। है सुंदर सुंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे सुंदर सुंदर लिखना है आपको, ठीक है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा लिखना भी आना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अब फ्रैक्शन। तो अब यहाँ फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो हमें यहाँ फ्रैक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द फ्रैक्शन इज x ओवर y। तो एक फ्रैक्शन है वो आपने मान लिया x अपॉन y है, हमें नहीं पता x क्या है y क्या, हमें नहीं पता, मान लिया। तो एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, बिकम मतलब हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है। अगर मैं 2 दोनों में ऐड कर दूं तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, तो ये हमारा 9/11 हो जाता है। पहला वो बोला ऐसा करके। एंड इफ 3 इज एडिड, अगर दोनों तरफ मैं 3 को ऐड कर दूं, x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये हमारा 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर x अपॉन y तो निकाल ही लेंगे। तो अब देखो दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है अभी, मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है तो लीनियर ही इक्वेशन। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, जो फॉर्मेट होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब वैसे होंगी तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। तो उस फॉर्मेट में करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x, और 11 की 2 से करेंगे 22 इज इक्वल टू 9 की y से करेंगे 9y, 9 की 2 से करेंगे 18, फिर 9y इधर आ जाएगा माइनस कर देना, और 22 उधर ला के माइनस करते हैं ना, तो 18 माइनस 22 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी करेक्ट, मतलब इस इक्वेशन को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसको तीसरा नाम दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, और क्या। चलो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 की x से होगी, बोलते हो मेरे साथ साथ बोलो, 6 की x से होगी 6x, 6 की 3 से होगी 18, 5 की y से होगी 5y, 5 की 3 से होगी 15, ठीक है। बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो, ठीक है। मम्मी को भी लगेगा ना पढ़ाई कर रहा है बेटा, समझा करो। 6x, 5y उधर आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा -5y, 18 उधर जाके माइनस होगा 15 से, तो 15 माइनस 18 इज -3। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों को लेना है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो मैं लिख लेता हूँ अगली स्लाइड पे दोबारा से। तो पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारी इक्वेशन थी 3, और 11x माइनस 9y माइनस 9 और 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हो गई। तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो 9y उधर चला जाएगा प्लस में, तो 9y -4 अपॉन 11, तो ये आ गई इक्वेशन, ये वैल्यू ऑफ x।
वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 माइनस 5y और नीचे यहाँ पर 11 है इक्वल टू -3। ठीक, अब क्या करेंगे, 11 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ 11 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों एलसीएम लेंगे। 11 ही आ गया, ट्रिक कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। तो 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, और 11 की 5 से करेंगे तो 55y आ जाएगा, और 11 बन जा 11 आ जाएगा, और इधर तो -3 है। अब 11 को उधर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, है ना उधर। और 54y माइनस 55y, तो एक ही y बचा माइनस का, -24, और ये हो जाएगा -33। तो माइनस वाई इक्वल टू -33 प्लस 24। तो -33 प्लस 24 मतलब प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो आप 33 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा माइनस का, और इधर भी 9 है, इधर भी -y है, तो -y बराबर -9। तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये हो गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को दोबारा x में पुट करो जरा, इस वाली में, इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में y की जगह 9 पुट कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू 9y माइनस क्या था, 9y माइनस 4 अपॉन 11। ओके, तो y 9 पुट कर रहूँगा, तो 9 माइनस 4 ओवर 11। 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 77, 77 अपॉन 11 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। देन द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दैट इज 7 अपॉन 9। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, कोई भी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सही है। लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही थी हमारी, तो हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जैसे करते थे। और इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में पहली लाइन में समझ में आ जाएगा कि आपको किसको एज्यूम करना है। फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन को एज्यूम करना है, कॉस्ट आ गई तो कहीं ना कहीं किसी की कॉस्ट एज्यूम करनी है, कभी बैट होगा, कभी पेंसिल होगी, कभी बॉल होगी, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन समझ में आ गए ना, क्वेश्चन क्या है, तो फिर इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। और क्वेश्चन समझने के लिए ये माइंड मत पालो कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोग, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सर इंग्लिश ही नहीं आती है, सर यूपी बोर्ड से पढ़े लिखे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, यूपी बोर्ड से पढ़े लिखे। ये गाना की सुना लगा है, राइमिंग। चलो कमेंट करके बताओ ये गाना कहाँ सुना है। चलो 5 ईयर हेंस, हाँ 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब यहाँ पर करेक्टर देखो कौन कौन है, एक तो जैकोब है और एक उसका बेटा है, तो 2 लोग हैं यहाँ पर। तो बिना क्वेश्चन को पढ़े पहले दोनों की प्रेजेंट एज तो मान लो। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको करेक्टर्स की प्रेजेंट एज पहले एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज एक्स एंड इसकी सन इज वाई, लिख लेना पूरा। तो प्रेजेंट एज, अब देखो क्या करा करो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना मैंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है, अब आप फॉलो करोगे तभी बढ़िया है। तो पहले तो ना यहाँ सारे कैरेक्टर लिख लो, राइटिंग पे मत जाओ। ये जैकोब, ये इसका पुत्र, ठीक है, ये लिख लिया। अब प्रेजेंट एज क्या है, इसकी एक्स है, इसकी क्या है वाई है। वो कह रहा 5 ईयर हेंस, सिर्फ इतना पढ़ना है, 5 ईयर हेंस, तो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद इसकी भी 5 से बढ़ जाएगा, ये भी तो 5 से बढ़ जाएगा ना, ये भी तो 5 से बढ़ जाएगा, ये भी x + 5 हो जाएगा, ये y + 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो, तो ये भी लिख लो यहाँ पर 5 ईयर एगो, तो ये हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा y - 5। तो प्रेजेंट एज से 5 घटा दो तो 5 साल पहले पहुँच जाओगे, और 5 साल जोड़ दो प्रेजेंट एज में तो 5 साल बाद पहुँच जाओगे। तो इन सब चीज़ों की पहले टेबल बना लो। तो पहले ये मार्क कर लो कैरेक्टर कौन कौन से, जैकोब है, सोन है।
फिर प्रेजेंट एज तो आपको माननी है एक्स और वाई। फिर ये देख लो कि 5 साल पहले, 3 साल बाद, 4, ये सारी टर्म्स को देख लो और उस हिसाब से टेल बना लो। अब देखते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मैं माया कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अब आने वाला है मजा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो 5 years hence मतलब इस वाली लाइन की बात कर रहा है, इस वाली लाइन की बात कर रहा है। तो जो जैकोब है मतलब उसका जो पापा है वो सन से 3 गुना बड़ा है। तो जो पापा की उम्र है x+5 वो कितनी है, 3 गुना है किसके, अपने बेटे के। तो ये आ गई क्वेश्चन। दूसरी वाली लाइन की बात कर रहा है, दूसरी वाली लाइन के हिसाब से क्वेश्चन बना ली, आ गई हमारी क्वेश्चन दूसरी वाली लाइन के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, आप 3 से आप ब्रैकेट ओपन कर लो, x+5 इक्वल टू 3 की y से मल्टीप्लाई होगी 3y, 3 की 5 से होगी 15, 3y को इधर ले आते हैं x के पास और 5 को उधर भेज देते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 years ago 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 times। तो मतलब उसके जो पापा की उम्र थी वो 7 गुना थी। तो मतलब जो अब तीसरी लाइन की बात कर रहा है, तीसरी लाइन की, तो तीसरी लाइन की बात कर रहा है मतलब जो x-5 है, जो उसके पापा की उम्र है x-5 वो 3 गुना है y-5 के। तो x-5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब y को उधर ले आते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y + 10। यही आ गई x की वैल्यू 3y + 10। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाली में। तो 3y + 10, कहीं गलती हुई है, कहीं तो गलती हुई है। अच्छा 7 टाइम्स है ना बेटा, ये 7 टाइम्स है, 7। उसने दूसरे स्टेटमेंट 7 बोला, तो 7 5 = 35। तो ये आ जाएगा माइनस का 30, ये आ जाएगा 7। ओके सॉरी माफ़ कर दो, गलती इंसान से ही होती है, माफ़ कर दो। तो 7y तो -35, ठीक है। अब ठीक है, चेक कर लो, 5 इधर आ जाएगा -3, ठीक है। x की जगह मैंने 3y + 10 डाल दिया, -7y इक्वल टू -30। ओके, अब 3y - 7y -4y और 10 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -30 -10, तो -4y इक्वल टू -40 और -4 से डिवाइड माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर्स, पूरा लिखना, ठीक है। 10 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू को फिर से इसमें पुट कर दो। तो हमने x निकाला था ना, ये निकाला x, तो y 10 आया, यहाँ पुट कर दो। तो y की जगह 10 पुट करोगे, 3 की 10 से गुणा करोगे 30 और 30 में 10 पुट करोगे 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। तो ये होगा 40 ईयर्स। मतलब उसके जो पापा की उम्र है, लास्ट में लिख देना, द एज ऑफ फादर जैकोब फादर इज 40 ईयर्स। जैकोब फादर मतलब फादर का नाम ही जैकोब है ना, सॉरी। द एज ऑफ जैकोब इज 40 ईयर्स एंड द एज ऑफ जैकोब सन इज 10 ईयर्स। ऐसे लिख देना। तो सजाने का काम आपका, समझाने का काम मेरा, ठीक है। तो ये सारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यही वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में कभी लिख के नहीं आया कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ठीक है। ऐसे अब एलिमिनेशन की एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, एलिमिनेशन यूज़ करेंगे उसमें हम, ठीक है। चलो इतना भी करो और जो होमवर्क दिया वो होमवर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बस यही करना है, ठीक है।